हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 24 जनवरी को जो जेईई मेंस का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके फिजिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। कोशिश करते हैं कि सारा कुछ बताते हुए मतलब एकदम डिटेल्ड और फास्टेस्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए ऑफ ईच प्लेट and separation d between the plates if the E is the electric field and epsilon r is the permittivity of free space between the plates then potential energy stored in the capacitor is। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सी इंटू में वी स्क्वायर। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि भाई कैपेसिटेंस यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल को लिख सकते हैं। पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है डी और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी और जीरो, अगर ऐसा कुछ लगा दिए कि पोटेंशियल डिफरेंस वी है, यहाँ पर वी और यहाँ पर जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की ओर होंगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्लियरली वी बाई डी होगा। तो हम लोग वी की जगह पर ई इंटू डी लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू में ई स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर। एक डी कट कर देंगे क्या आ जाएगा यहाँ से? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। तो ये आ जाएगा हम लोगों के एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, एक और चीज हम लोग देख सकते थे। कई बार एनर्जी डेंसिटीज क्लास में पढ़ाई जाती है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ से भी सोचा जा सकता था, क्योंकि अगर हम लोग इस वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। मतलब तो भी ये फॉर्मूला बन सकता था क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। तो ये भी इसका एक मेथड हो सकता है। तो मेथड 2 करके हम लोग ये भी सोच सकते थे। क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस फॉर एन इंक्रीज इन ऑप्टिकल पावर बाई 0.1 डी फ्रॉम दिस। मतलब स्टार्टिंग में जो पावर है वो ये है। भाई अगर हम लोग फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/p। तो अगर हम लोग इनिशियल वाला F1 मान ले रहे हैं, उसको इनिशियल वाले फोकल लेंथ की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 1/, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी जाएगी? 2.5। ठीक है, अरे सॉरी, पावर की वैल्यू जाएगी 2.5। फिर लिखा हुआ है कि इंक्रीज कर रहे हैं ऑप्टिकल पावर में बाई 0.1 डी। 0.1 डी नहीं लिखा है, बाई 0.1 टी लिखा है, मतलब कि इतने से बढ़ जा रहा है पावर। तो अगर लोग ध्यान से देखें तो जो नया वाला पावर होगा F2 वो क्या हो जाएगा? 1/, नया वाला पावर इंक्रीजेज इन ऑप्टिकल पावर बाई, मतलब इतने से पावर बढ़ गया। तो कितना था? 2.5, 0.1 बढ़ गया तो नया पावर कितना हो जाएगा? 2.6। तो ये हो गया F2 की वैल्यू। क्लियर ना? अब हम लोग से क्या पूछा है? रिलेटिव डिक्रीज की बात कर रहे थे, तो क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल की बात कर लेते हैं। तो फाइनल की अगर हम लोग बात करें तो फाइनल कितना है? 1/2.6 माइनस 1/2.5 डिवाइडेड बाई 1/2.5। अगर हम लोग इसको एलसीएम ले लेते कितना आ जाएगा? माइनस में 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5 और इंटू में क्या हो जाएगा? 2.6 डिवाइडेड बाई 1/2.5। यहाँ से कट पिट कर देंगे। ऊपर नीचे अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो वैल्यू कितना आ जा रहा है? 1/26 माइनस में, और ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस यही बता रहा है कि जो फोकल लेंथ है उसमें हुआ क्या होगा? उसमें हुआ होगा डिक्रीज। ठीक है, तो ये डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 1/26 की बात करें अगर, भाई अगर 1/25 होता तो इसका वैल्यू 0.04 आया होता कि नहीं? है ना? अगर 1/2.5 रहा होता तो तब तो आया होता 0.4, लेकिन 1/25 0.04, और ये लगभग लगभग उतना ही है। 1/26 की अगर हम लोग बात कर लें तो ये वाला वैल्यू 1/26 नियरर टू 1/25 ही है। तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा? ये लगभग लगभग 0.04 आ जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ध्यान रखें, छोटा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ रहे हैं, यहां पढ़ लेते एक बार क्वेश्चन। लिखा हुआ है एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर लाइज एट अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1000 kg per meter cube विद द प्रेशर इनसाइड द बबल इज दिस ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे 23 जनवरी का शिफ्ट का पेपर करके 24 जनवरी पे गए होंगे तो उनको बहुत फायदा मिला होगा, और यही बहुत आवश्यक बन जाता है कई बार। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते जाएं। ये बार बार देखने को मिलता होगा, जैसे कोई अगर हम लोग की सीरीज को, हम लोग के चैनल को फॉलो कर रहा है बहुत प्रॉपर्ली, तो हम लगातार ये बात बताते रहते हैं कि कब कौन सी कहानी, कौन सा क्वेश्चन जो पिछले साल के जैसा ही है। ये तो जस्ट पिछले दिन, मतलब 23 जनवरी वाले दिन के जो पेपर हुआ था उसी तरह का क्वेश्चन है। वहां पे इंटीजर पूछा गया था, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन ए में डाल दिया, कुछ हल्का फुल्का चेंज किए हैं, लेकिन मोर और लेस क्वेश्चन एकदम वैसा ही है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत फायदा मिलता है भाई, ठीक है, तो इसलिए जरूर करते चलेंगे। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो जरूर पीवाईक्यूज करते जाएंगे, ठीक है। एयर बबल रेडियस 0.1 सेंटीमीटर है, कितने डेप्थ पर है, तो इसका डेप्थ दे दिया गया है कि इसका जो डेप्थ है वो है 20 सेंटीमीटर, और ये है हम लोगों का यहाँ पर कौन, एयर बबल। और इस एयर बबल का जो रेडियस है वो दे दिया गया कितना, 0.1 सेंटीमीटर, क्लियर ना। फिर क्या है, अच्छा एयर बबल है, सॉरी एयर बबल है, तो अंदर तो एयर ही होगा पूरा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी वगैरह दे दिया गया लिक्विड का, मतलब वाटर ही है वो, और क्या। प्रेशर इनसाइड द बबल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा ये दिया गया, और सरफेस टेंशन पता करना। शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर प्रेशर लिखें तो यहाँ पर प्रेशर कितना आ जाएगा, पी नॉट प्लस में रो जी एच। अगर हम लोग ड्रॉप की बात करें, जैसे ऐसे नहीं सोचना है, बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है ना। जैसे याद करो, हम ये कई बार बता चुके हैं, फिर ये बात बोल रहे हैं कि बबल और ड्रॉप की कहानी, जैसे कई बार बच्चा याद कर लेता है कि सर बबल के केस में 40/R, ड्रॉप के केस में 2T/R, ऐसे नहीं याद रखना है। याद ऐसे रखना है हम लोगों को कि अगर बबल है तो अगर बबल बाहर है तो एयर से लिक्विड एक सरफेस, एयर से लिक्विड एक सरफेस, तो 2 सरफेस तो 40/R, और अगर ड्रॉप है तो एक सरफेस तो 2T/R, तो ऐसे याद रखेंगे, 2 सरफेस तो 40/R, एक सरफेस तो 2T/R। अगर हम लोग इस लॉजिक चलें तो एयर बबल है भले, लेकिन ये चूंकि पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, तो यहां से हम लोग देखेंगे तो एयर से लिक्विड बस एक ही सरफेस है, एक सरफेस तो 2T/R, मतलब प्रेशर एक्सेस यहां पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2T/R। अब भाई जिधर से अंदर से देखने पर कॉन्केव दिख रहा है तो अंदर का प्रेशर होगा ज्यादा, बाहर का प्रेशर होगा कम। P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, आउटसाइड प्रेशर कितना है, P नॉट प्लस रो जी एच, किसके इक्वल, ये इक्वल चल रहा है 2T/R के। P इनसाइड माइनस P नॉट, P इनसाइड माइनस P नॉट की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे दी गई है, कितना दिया गया है, वो है 2100। माइनस का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे तो यहां नेगेटिव आएगा, इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। कितना लिख लेंगे, रो जी एच प्लस में 2T/R। ध्यान देते हैं एक बार, 2100, रो की जगह पर 1000, जी की जगह पर 10, एच का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना डेप्थ है, 20 सेंटीमीटर, तो क्या लिख लेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100 और प्लस में 2, सरफेस टेंशन पता ही करना है। रेडियस ऑफ द एयर बबल जो दिया गया वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, तो क्या लिख लेंगे 0.1 सेंटीमीटर, मतलब डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखते एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं झटपट हम लोग। 1 0 ये सब कट जाएगा, कितना आ गया 2000, उधर जाके माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 100, किसके इक्वल 2T डिवाइडेड बाई 0.1, ऊपर चला गया 100, ये 100 इस 100 से कट जाएगा, T का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड कर देंगे तो 0.05, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो ये सरफेस टेंशन का यूनिट आ जाएगा 0.05, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। और ये कहाँ से आ रहा है, तो ये तो ऐसे आ रहा है कि भाई सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन तो फोर्स बाई लेंथ होता है, क्लियर ना, तो ध्यान रखेंगे भाई। तो 0.05 मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ फॉर एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू 32.3 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 27.4 इज इक्वल्स टू। सबसे पहला काम तो इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई ही करना पड़ता, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13286.1861, फिर आगे जाता रहेगा 31 ऐसे करके। पहली बात ये तो हम मल्टीप्लाई करके चेक किए हैं भाई, ये हमको पहले मल्टीप्लाई कर लिया, पहले हम लोग के पास तो पॉसिबिलिटी है कि हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो पेपर में किया उसको ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करना ही था पहले, ठीक है, अब कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर के, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में आंसर देते हैं। जैसे यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है 3, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहां पे है 3, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, तो हम लोगों को जो जवाब देना है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में देना है, मतलब 3 में देना है, ठीक है। अब अगर हम ये हटा दें, ये 1 हटेगा तो यहां तो नंबर वही बना रहेगा, तो हम इसका आंसर 1326 भी दे सकते थे, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, तो ये सही नहीं आंसर है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आएंगे तो इसको 1 3, अब 6 हटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन कई बार बच्चा गलती कर रहा है, गलती करने दौरान वो बच्चा इसको 1 3 3 ही छोड़ देता है। भाई इसमें और इसमें वैल्यू नियरर तो होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे नियरर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1330 करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि 6 को हटाएंगे, यहाँ एक नंबर बढ़ा देंगे और 133 छोड़ देंगे, बहुत बहुत बेसिक मिस्टेक है, लेकिन कई बार बच्चा ये गलती कर देता है। और अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का टर्म में आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, तो हम लोग पहले 3 में लिखा है, 4 में नहीं सही था, 3 में लेके आए हैं, वैल्यू बदल ना जाए इसलिए यहाँ पर 0 ले आए हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1330 आ जाएगा। यूनिट डायमेंशन पर बेस्ड एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, क्लियर ना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं,
एक बार क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी ऑफ अ बोर एटम द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है भाई, कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है, स्टेट ए टू स्टेट सी। तो इलेक्ट्रॉन ए से सी में आ रहा है और उस दौरान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है उसका वेवलेंथ दे दिया गया कितना हम लोगों को, 2000 एंगस्ट्रॉम दे दिया गया। क्लियर ना। फिर लिखा हुआ है कैन इट बिकम 6000 एंगस्ट्रॉम व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम स्टेट बी टू स्टेट सी। अब भाई 6000 हो जा रहा है मतलब लैम्डा बढ़ गया, लैम्डा बढ़ गया मतलब एनर्जी का डिफरेंस घट गया होगा। इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि बी यहाँ कहीं बीच में होगा। बी से सी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ है वो कितना दे दिया गया है, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया। क्लियर ना। फिर पूछा क्या जा रहा है, देन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी। जब इलेक्ट्रॉन ए से सी सॉरी ए से बी ना ए से बी में जा रहा है तो उस दौरान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, यही प्रश्न है। क्लियर ना। शुरुआत करते हैं भाई। एक बात तो हम लोगों को कंफर्म पता होना चाहिए कि जो एनर्जी का डिफरेंस है वही एच सी बाई लैम्डा या फिर एच न्यू के फॉर्म में निकल रहा होता है। यही है हम लोग की कहानी। क्लियर ना। तो अगर हम लोग इस हिसाब से अप्रोच करें तो हम लोग को दिखना चाहिए कि ई ए माइनस ई सी लिखे, अगर ई ए माइनस ई सी, ई सी का वैल्यू क्या होगा, एच सी बाई 2000, तो एच सी बाई में 2000। क्लियर। फिर ई बी माइनस ई सी की बात करेंगे तो वो क्लियरली कितना जाएगा, एच सी बाई में 6000। ठीक है। फिर अगर हम लोग इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ध्यान देते हैं एक बार, अगर हम लोग इन दोनों को डिफरेंस मतलब वो कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 माइनस 2। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ई ए माइनस ई सी पहले से ही चल रहा है, माइनस ई बी प्लस ई सी होगा तो ई सी कटा और यहाँ पे माइनस ई बी आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा कितना, ई ए माइनस ई बी। डिफरेंस यहाँ भी लिए हैं तो एच सी कॉमन ले लेते हैं। हम कह रहे हैं एच सी क्या, एच सी बाई 2000 ही कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/3 और ई ए माइनस ई बी ही नए वाले एच सी बाई लैम्डा के बराबर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लिख दे क्या, एच सी बाई में लैम्डा, नया वाला जो भी पता लगाना है एच सी बाई लैम्डा डैश कर लेते हैं, इक्वल 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से ये कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1000 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्लियरली कितना आ जाएगा, एच सी बाई में 3000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। एच सी कट जाएगा, जो लैम्डा का नया वाला वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा क्लियरली कितना, 3000 एंगस्ट्रॉम। पहले ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे किए हैं, एलसीएम लिए हैं भाई, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2 2 कटा तो 1000 बचा, 3 से गुणा कर लेंगे तो 3000 हो गया। तो नया वाला जो लैम्डा होगा वो कितना हो जाएगा, 3000 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ए से बी में होगा तो उस टाइम पे जो लाइट निकलेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, 3000 एंगस्ट्रॉम होगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम लोग को कुछ स्टेटमेंट दिया और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन कौन सा है जो, क्या लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी सी डी ई, और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ लिखा ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उनके अकॉर्डिंग मार्क करना है कि भाई कौन सा है जो करेक्ट है। क्लियर ना। शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ था जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो कंपेयर्ड टू अ फोटोडायोड। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है भाई। सोलर सेल्स के केस में तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जितना ज्यादा एरिया हो उतना अच्छा। भाई जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा सन की रेडिएशन आएगी, उतना ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेगा और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है। तो एरिया तो हम लोग ज्यादा रखते हैं, तो नैरो नहीं रखते हैं भाई, ठीक रखते हैं। तब तो ये ए वाला तो गलत आ रहा है। फिर लिखा हुआ है सोलर सेल आर नॉट कनेक्टेड विथ एनी एक्सटर्नल बायस। बिल्कुल सही बात है। बायस मतलब कि किसी बैटरी से जोड़ दें उसको बायसिंग बोलते हैं। तो सोलर सेल्स को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते। क्या होता है कि भाई यहाँ पर एक कलेक्टर प्लेट होता है, यहाँ पर जो भी हम लोगों को रेजिस्टर बल्ब जो भी होता है वो कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर रेडिएशन इंसिडेंट हो रही होती है और इस जगह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा होता है और फिर उसी तरीके से हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करने लगता है। तो बायसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, बी स्टेटमेंट तो एकदम ही करेक्ट है। क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है एलईडी इज मेड ऑफ लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है भाई। एलईडी के केस में हम लोग बहुत हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन रखते हैं, बहुत सारे, मतलब पीएन जंक्शन जो होती है उनकी डोपिंग की गई रहती है बहुत सारा। तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो एलईडी जो होता है वो हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होते हैं, न कि लाइटली डोप्ड। गलत है ये। इंक्रीजिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस रिजल्ट्स इन कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन एलईडी लाइट इंटेंसिटी। ये भी गलत लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअसली नहीं होता। होता क्या है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि हम लोग को एलईडी को कनेक्ट किए हुए हैं फॉरवर्ड बायस में, मान लेते हैं कि हम लोग अगर एक पीएन जंक्शन ले लें, लेट से एक ही पीएन जंक्शन की बात करें पहले ना, तो होगा क्या कि मानो इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किए हुए हैं, तो होता है ये कि चूंकि इतना हैवीली डोप्ड होता है, अभी जस्ट हम लोग बात की, इतना हैवीली डोप्ड होता है
तो होता ये है कि जैसे इसमें करंट फ्लो करने लगता है तो करंट फ्लो की वजह से धीरे धीरे जो बायस होता है, सॉरी जो एलईडी होता है वो गर्म होने लगता है, और जब एलईडी गर्म होने लगेगा तो हीटिंग प्रोड्यूस करने लगेगा, और हीटिंग प्रोड्यूस होने की वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती नहीं घटने लगती है। तो ये तो सही है भाई, शुरुआत में तो इंटेंसिटी बढ़ता है लेकिन हीटिंग के इफेक्ट की वजह से थोड़ी देर बाद जो इंटेंसिटी होती है वो घटने लगती है, ठीक है, गर्म हो जाता है काफी। तो ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल बी ही ठीक चल रहा है हम लोग का। फिर लिखा हुआ है एलईडीज हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर्मेशन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये बात तो हम लोग बीच में डिस्कस किए ही हैं कि फॉरवर्ड करंट तो चाहिए होता है, लेकिन हाँ ये बात है कि कॉन्टेस्ट इंक्रीज नहीं करेगा तो ये गलत है, ठीक है। तो एलईडी क्या होता है, पहले दो तीन चीजें हम लोग दोहरा लेते हैं। एलईडी हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है, उसमें बायसिंग जरूरी होती है, फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग को बढ़ाते जाए तो इंडस्ट्री बढ़ता रहेगा, गलत है। क्योंकि एलईडी जो होता है थोड़ी देर बाद गर्म होने लगता है, तो ऐसा नहीं होगा कि इंडस्ट्री लगातार बढ़ता है, घटने भी लगता है, क्लियर ना। तो ध्यान रखेंगे इसका मतलब कौन सा ठीक है, बी और ई ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्लियर ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल पे। तो सोलर सेल और एलईडी अगर पता होता तभी ये बनता, क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक अ बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप्स। भाई अगर किसी को रिजल्ट याद है तो उसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट वाला क्वेश्चन है, अगर किसी को रिजल्ट याद नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ी मेहनत करके ये सब पता लगा लेंगे, ठीक है। 27 ड्रॉप्स हैं, एक बड़ा ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक हो रहा है। शुरुआत करते हैं। बड़े ड्रॉप का रेडियस हम लोग कैपिटल आर मान ले रहे हैं, छोटे वाले ड्रॉप का रेडियस जो है वो हम लोग स्मॉल आर मान ले रहे हैं। अगर हम लोग वॉल्यूम का कंजर्वेशन लगाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितने ड्रॉप, 27 ड्रॉप्स हैं, और 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब होगा। यहां से सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई कट गया, क्यूब इधर आके क्यूब रूट बनाएगा, तो यहाँ से जो आर का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, क्लियर। तो ये पहले तो यहाँ तक की कहानी आ गई भाई। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन सरफेस एनर्जी। शुरुआत में भाई सरफेस टेंशन हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पर पाए जाते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो शुरुआत में सरफेस पर कम लोग हैं, बाद में सरफेस पर ज्यादा लोग आ गए, तो मतलब कंफर्म है कि सरफेस एनर्जी बढ़ गई, और वो एक्सेस एनर्जी कहाँ से आई है, वो एक्सेस एनर्जी वर्क से ही आता है, ठीक है। तो डिफरेंस इज सरफेस एनर्जी निकालेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका भाई, 27 ड्रॉप्स का, तो क्या लिखेंगे, एक ड्रॉप का सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, स्फेयर है, कितने ऐसे ड्रॉप है 27, और माइनस क्या कर देंगे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं ना। अब हम लोगों को स्मॉल आर की वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा टी, हम तो कह रहे हैं 4 पाई भी कॉमन ही ले लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 27, स्मॉल आर के क्या लिख लेंगे कैपिटल आर बाई 3, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बाई में 9, माइनस में कैपिटल आर स्क्वायर चलने दे रहे हैं, 9 3 जा 27, तो क्या आ जाएगा ये 4 पाई टी, 3 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 2 आर स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला याद होता तो कैसे करते, फॉर्मूला जिसको याद है उसके लिए तो ये मतलब कुछ है ही नहीं, इतना सारा उसको करना ही नहीं पड़ता। कैसे करता है वो कि सर वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्या होता है वो होता है 4 पाई टी कैपिटल आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 माइनस 1, जहां पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स होता है, ठीक है। तो अगर 27 रखेंगे तो 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 3, 3 माइनस 1 2, 4 2 जा 8, 8 टी पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। तो 8 टी पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उसी की वैल्यू कितनी दे दी गई है 10 जूल दे दी गई, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान सोचें भाई 64 ड्रॉप क्या लिखा हुआ है, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू 64 स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है। अब 64 रखेंगे तो नया वाला वर्क डन निकाल लेते हैं, हम तो कह रहे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे 4 पाई टी, भाई यहां तक की कहानी तो वही चलती ना, यहाँ क्या आता 64, और ये वाला रिलेशन अगर हम लोग सॉल्व किए थे 64 क्यूब रूट निकाले होते तो 4 आया होता, तो यहाँ 64 आर स्क्वायर बाई 16, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर करना पड़ा होता, कट कर देते तो 16 से 64 कटा होता तो 4, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पे 3 आया होता, तो जवाब कितना आया था ये 3 आर स्क्वायर, और तब ये आया होता कितना, ये आ गया होता 12 टी पाई आर स्क्वायर। और ये वाले कैलकुलेशन लोग यहाँ से भी कर सकते थे, 64 रखते हैं, 64 का क्यूब रूट 4 होता, 4 माइनस 1 3, 3 4 जा 12, तो भी ये कहानी आ जाती, ठीक है ना। ध्यान देते हैं एक बार भाई, इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है, क्लियर, ध्यान देते हैं क्या लिखेंगे, 12 को बाहर करें, टी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/8, 10/8, 2 से कट करेंगे अगर तो 2 5, ये 2 4 जा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, तो जवाब कितना आ जाता है, ये आ जाता है 15 जूल, 15 जूल मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा, क्लियर ना। तो अगर किसी को ये फॉर्मूला याद रहे, पहली बात तो याद रखना ही चाहिए वैसे ना, ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, जेई में कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखेंगे ये, और अगर याद नहीं हो तो कैसे करना है वो भी सिखा दिया यहाँ पे, क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, केवल देखने में बहुत बड़ा सा लगा लेकिन ऐसा कुछ खास है नहीं क्वेश्चन। देखते हैं, लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is projected from origin in a vertical xy plane at an angle of 45 डिग्री with the x axis with an initial velocity v0, ठीक है।
एक पार्टिकल है जिसको v नॉट वेलोसिटी से 45 डिग्री पर फेंका गया है, तो ये रहा v नॉट वेलोसिटी और ये रहा वो एंगल 45 डिग्री, एक्स वाई प्लेन है ये, ठीक। बोला गया द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अगर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होता है, आर पी साइन थीटा, या फिर हम लोग इसी को क्या लिखते हैं, आर पी परपेंडिकुलर, मतलब कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम परपेंडिकुलर टू आर, या फिर एल का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर पी, और यहां बोलेंगे कि आर का कंपोनेंट वो वाला कंपोनेंट जो मोमेंटम के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बाकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन तो आर क्रॉस पी से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए व्हेन इट रीचेज एट मैक्सिमम हाइट, जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा। ये वाली बात हम लोग भी कई बार की अपने चैनल पे, और कई बार टीचर्स पढ़ाते हुए बात करते भी हैं कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। इस पर तो हम लोग एक शॉर्ट वीडियो भी बना है, वो भी देख सकते हैं भाई। तो इधर वाला जो कंपोनेंट है वो कभी नहीं बदलेगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना रहेगा, v नॉट cos 45 के लिए कितनी हो जाएगी, v नॉट बाई रूट टू, तो ये तो v नॉट बाई रूट टू हो गया, क्लियर ना। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो ध्यान देते हैं भाई किसके अबाउट चाहिए, अबाउट ओरिजिन, और ओरिजिन किसको माने हैं, ओरिजिन माने जहां से प्रोजेक्ट किया गया, मतलब इस पीओपी को ही ओरिजिन माना गया है। तो सही से देखा जाए तो आर का काम तो ये कर रहा है, ये है आर, लेकिन क्या बोला गया है भाई, हम लोग आर का कंपोनेंट भी ले सकते हैं जो मोमेंटम के परपेंडिकुलर है मतलब ये भी काम कर सकता है आर का। और अगर हम लोग इसको ठीक से ऑब्जर्व करें तो ये कुछ और नहीं, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट ही है। तो शुरुआत करते हैं, पहले ऐसा करते हैं एच मैक्स से पता लगा लेते हैं। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर मतलब वी नॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 45, साइन 45 के लिए 1/√2 स्क्वायर कर देंगे तो 1/2, तो 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो क्लियरली ये वैल्यू कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का आर। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो आर परपेंडिकुलर जो कि एच मैक्स है कितना, वी नॉट स्क्वायर बाई में 4g इनटू मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इस जगह पे जो मास तो वही है, वेलोसिटी कितना है, वी नॉट बाई में √2 कितना आएगा, m वी नॉट का क्यूब डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू में जी। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर करेंगे तो ये है आर, ये है पी, आर क्रॉस पी करेंगे तो इनवर्ड आएगा, ये है एक्स, ये है वाई, इनवर्ड तो माइनस जेड होगा, तो अलॉन्ग क्या हो जाएगा, अलॉन्ग नेगेटिव जेड, यस अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, या फिर माइनस के कैप भी बोला जा सकता है, क्लियर ना। तो एम वी नॉट क्यूब बाई 4√2g, एम वी नॉट क्यूब बाई 4√2g अलॉन्ग नेगेटिव जेड, मतलब ये उसका ऑप्शन नंबर 4 आता हुआ दिखाई देगा, क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड यूजिंग लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 480 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर, ठीक है, वेवलेंथ टू फॉर्म इंटरफेरेंस पैटर्न। द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ दिस फर्स्ट कोइंसाइड विद द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम दिस, ठीक है, दोनों का ब्राइट कोइंसाइड करना है भाई। ब्राइट कब कोइंसाइड कर सकता है, मानो ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से कोइंसाइड करने के लिए दोनों का y जो होना चाहिए वो तो सेम होना चाहिए। तो दोनों का जो ब्राइट है, पहला वाला ब्राइट और जो सेकंड वाले का ब्राइट होगा, उनका y तो बिल्कुल सेम होगा, तभी तो कोइंसाइड का, तभी तो एक ही जगह पे बनेगा। तो दोनों के ब्राइट के हिसाब से चलते हैं हम लोग, y ब्राइट 1 इज इक्वल्स टू y ब्राइट 2। भाई y ब्राइट, ब्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d, जहां पे कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है, और जो d है वो है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, इज इक्वल्स टू, इसके लिए कुछ कर लेते हैं m लैम्डा कैपिटल D बाई में स्मॉल d, क्योंकि वही सेटअप है तो कैपिटल D स्मॉल d तो वही रहेगा, हाँ लैम्डा बदल जाएगा, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कर लेते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2, कैपिटल D स्मॉल d कट गया। अगर हम लोग बात कर रहे हो तो पहले वाले का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, पहले वाले का वेवलेंथ दिया हुआ है 480 नैनोमीटर, m दूसरे वाले का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 600, इधर उधर करेंगे तो n बाई m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, 0 0 काट दे रहे हैं तो 60 बाई 48, 12 से कट जाएगा ये, तो 12 से कट कर देते हैं, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, 5 और 4 ही सबसे लीस्ट इंटीग्रल नंबर है भाई। इससे आगे जाएंगे तो 10 और 8 भी आ सकता है जिसका रेशियो 5/4 के इक्वल होगा, इसके आगे 15/12 भी आ सकता है, तो आगे बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लीस्ट वाला पूछा जाएगा। कहाँ दिख रहा है ये बात, ये दिख रहा है यहाँ दिख रहा है द लीस्ट नंबर ना, लीस्ट नंबर फर्स्ट कौन साइड ऐसा कुछ बोल दिया जाएगा, तो हमेशा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, लिस्ट पूछा जाएगा हर बार, इसीलिए क्या आंसर आएगा 5/4, मतलब कि 480 का फिफ्थ वाला ब्राइट, क्योंकि उसी के साथ एन है, 600 का फोर्थ वाला ब्राइट कोइंसाइड करेगा पहली बार, ठीक है। पूछा हम लोग से क्या गया है कि द लिस्ट नंबर ऑफ
ब्राइट फ्रिंज ऑफ 480, 480 वाले का कौन सा, तो 480 वाले का फिफ्थ, तो 480 वाले का फिफ्थ मतलब इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहा है। पहली बात तो ये भी एक रिजल्ट ही है, ध्यान रखने वाली बात है ये भी, और अगर ध्यान नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको ड्राइव कर सकते हैं, तो ड्राइव कर लेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। A car of mass m move on a banked road having radius r and banking angle theta. To avoid slipping from banked road, the maximum permissible speed of the car is v naught. The coefficient of friction mu between the wheel of car and the banked road is, अच्छा mu की वैल्यू पता लगानी है। ये जो v नॉट दिया गया है वो कौन सा स्पीड है, मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ कार है, ठीक है। चालू करते हैं, बैंक रोड की बात कर रहे हैं, बैंक रोड और बैंकिंग एंगल दिया हुआ कितना, थीटा। मान लेते हैं कि कार यहाँ कहीं पर है और कार जो है वो कुछ ऐसे से इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से ना, ऐसे 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 घूम रहा होगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे कार आएगी तो ऐसे ऐसे टर्न लेगी ना, तो ये इस तरीके से टर्न ले रहा है, तो और ये इसका जो बैंकिंग एंगल है ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से दे दिया गया, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग का जो कार है उसका मास वगैरह दिया हुआ, कार का मास है m, बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, कितना होगा वो, चूंकि इसका मैक्सिमम स्पीड एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर। नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा mg, इधर की ओर जो फोर्स लगेगा वो होगा नॉर्मल। चूंकि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है मतलब इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इनवर्ड की ओर लगेगा, ऐसा इधर की ओर। अगर यहीं पर ये मिनिमम पॉसिबल स्पीड बोले होते तो हम लोग फ्रिक्शन को आउटवर्ड लगाते, ये बात बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो इसकी टेंडेंसी बाहर फेंका जाने की है तो फ्रिक्शन फोर्स इनवर्ड लगेगा। कितना होता है फ्रिक्शन फोर्स बोले पता नहीं, अभी देखते हैं, अभी हम लोग अपने नीड के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू तो वही म्यू इंटू एन हो जाएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन ये रहा। अगर हम लोग इस वाले एंगल के हिसाब से चलना शुरू करें तो इधर की ओर आएगा कितना, mg sin थीटा, mg का कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं mg sin थीटा, और इधर की ओर आ जाएगा कितना, mg cos थीटा, है ना। अगर mv नॉट स्क्वायर कंपोनेंट ब्रेक करें तो इधर की ओर आ जाएगा कितना, mv नॉट स्क्वायर बाई में r इंटू में cos थीटा, और इधर की ओर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, mv नॉट स्क्वायर बाई r इंटू में क्या हो जाएगा, sin थीटा। इतनी सारी कहानी है क्योंकि ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा रहा होगा। अब चूंकि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है तभी तो हम लोग सूडो फोर्स लगाए हैं ना, और उस ऑब्जर्वर को तो ये रेस्ट में लग रहा होगा, तो अगर हम लोग उस हिसाब से कहानी चलाएं तो हम लोग सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो क्या लिखेंगे कि फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो प्लस mg साइन थीटा किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा mv नॉट स्क्वायर बाई में r इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। n की बात करें तो n किसके इक्वल होगा, n इक्वल हो जाएगा mg कॉस थीटा प्लस में mv नॉट स्क्वायर बाई में r इंटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर हम लोग यहाँ पे अपने फ्रिक्शन की नीड देखें कि फ्रिक्शन की जरूरत कितने की है, तो यहाँ से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट उस तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर ले जा करके, तो हम लोगों को फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आते हुए दिखाई देगी। F की वैल्यू जो आएगी वो कितना आ जाएगा, mv नॉट स्क्वायर बाई में r इंटू में क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस mg साइन थीटा। अब ये रिक्वायरमेंट हमेशा ये ख्याल रखना है कि जो भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो तो लिमिटिंग से कम होगा, मतलब जो भी जरूरत है वो कम या इक्वल होना चाहिए हद से हद किसके, म्यू इंटू एन के। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या ले सकते हैं, एम बी नॉट स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा लेस और इक्वल म्यू इंटू नॉर्मल की बात करें तो ये रहा एन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम लोग, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाई में आर इंटू में साइन थीटा। भाई अगर ये एकदम मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है तो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही रही होगी, तो हम डायरेक्ट इक्वल भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है अभी ऐसा लेके चल रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा नहीं, पहले अगर ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है इसका मतलब फ्रिक्शन अपना पीक वैल्यू लगा के रखा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग के बराबर रहा होगा, तो हम ये भी कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, और वही एग्जैक्टली उसी के हिसाब से आंसर आ रहा होगा, तो हम लोग इक्वल इक्वल करके भी कहानी को चलाया जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे ये ब्रैकेट में है, अगर हम लोग यहाँ पे कहानी लेकर के चले तो म्यू इज इक्वल्स टू, इधर ध्यान देते हैं, क्या इस तरफ कहानी में m कॉमन हो सकता है, एलसीएम ले सकते हैं तो बाई आर भी बाहर हो सकता है, क्या आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा माइनस में आर जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, इस तरफ अगर हम लोग m कॉमन लिए हैं और हम तो करें इस तरफ भी एलसीएम ले ही लेते हैं और m बाई आर को बाहर कर ही देते हैं, तो इधर r का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आर जी कॉस थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहां से m बाई आर कट जाएगा। अगर हम लोग ऊपर से cos कॉमन और डिनोमिनेटर से भी cos कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा हम लोगों को, cos तो घटेगा, क्या बचेगा वी नॉट स्क्वायर माइनस
आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई, यहां देखेंगे कॉस कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा, और ये आता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को रिजल्ट इज इक्वल टू किसके, म्यू के, है ना। ये है आंसर, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा प्लस में आर जी, मतलब इस तरह से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आता हुआ दिखाई देगा। क्लियर, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, अगर रिजल्ट याद है तो रिजल्ट से कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कर तो भी दिए हम लोग। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, लिखा हुआ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r rolls along an inclined rough plane of inclination 45 degree but start to roll from rest from the top of a plane then the linear action of the cylinder axis is। देखा जाए क्या बोला जा रहा है कि कोई एक सॉलिड सिलेंडर है जो एक प्लेन पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करते हुए ऐसे आगे की ओर मूव कर रहा है, और इसका ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री दे दिया गया है। पूछा जा रहा है कि इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है भाई, इसके रिजल्ट तो हम लोग को ख्याल रखना है। वैसे तो हम लोग के सिलेबस में था नहीं है, लेकिन अब चूंकि एनटी हर बार ऐसी हरकतें कर देता है, तो भाई ये सब कहानी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी थी, और ये बच्चा वही कर सकता था जिसको ये वाला केस, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला जिसको याद था। ठीक है, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से आ रहा है ये फॉर्मूला, इस पर तो हम लोग ये चैनल पे वीडियो भी बनाए हैं, तो सर्च करके देखा जा सकता है प्रॉपर्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर कोई ऐसा बच्चा जो अभी देख रहा है, जो अभी तैयारी कर रहा है या करेगा, तो उसको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये सब नहीं सोचना है कि क्या सिलेबस में क्या सिलेबस में नहीं है, जो मिलते जाना सब पढ़ते जाना है, क्योंकि एनटीए निकालता सिलेबस कुछ है, पूछता कुछ है, और कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करते वो लोग, तो ध्यान रखेंगे ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, अगर डेरिवेशन नहीं पता है तो जरूर से जाकर के देख लेना, अभी वीडियो पॉज करना है और तुरंत पहले वो देख लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी हम लोग ये कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पे जो के है वो रेडियस ऑफ जायरेशन है। सॉलिड सिलेंडर की बात करें अगर इस एक्सिस का और सोचे हम लोग, तो ये तो एक डिस्क जैसा ही बिहेव करेगा। डिस्क के करेस्पॉन्डिंग जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है भाई, आई इज इक्वल टू क्या होता है डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2। आई की जगह पे अगर हम लोग एम के स्क्वायर लिख देंगे तो ये कटा के स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई में 2। क्लियरली दिखना चाहिए कि जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है वो क्लियरली कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं एक बार, क्या आ जाएगा जी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1/2 करेंगे तब तो 3/2, तो आ गया 3/2, 2 चला गया ऊपर, 2g/3√2। ठीक है ना, 2 चला गया ऊपर, 3√2, 2 को लिख लेंगे 2 को लिख लेंगे √2, एक रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, g√2 डिवाइडेड बाई 3, g√2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, लिखा हुआ thin plane convex lens made of glass of refractness 1.5 is immersed in a liquid of refractness 1.2. When the plane side of the lens is silver coated for the complete reflection, then the lens immersed in the liquid behave like a concave mirror of focal length. This the radius of curvature of the curved surface of the plane of the lens is। ठीक है, ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ द लेंस पर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिल्वरिंग का, तो उससे शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे को सिल्वरिंग कर दिए लेंस को, फिर क्या बोला जा रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। एक लिक्विड में डुबा दिया गया है इसको, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता, इसको हम लोग फिलहाल आर मान लेते हैं। ठीक है, सिल्वरिंग के बाद ये एक मिरर जैसा बिहेव करता है, तो हम लोग पहले एकदम स्क्रैच से चालू करते हैं कि माने अगर ये फॉर्मूला बिल्कुल पता ही नहीं है, तब किसी बच्चे को कैसे करना चाहिए उसके साथ शुरुआत करते हैं ना। पहली बात, ये किसकी तरह से एक्ट करेगा, मिरर की तरह से, पावर ऑफ मिरर इक्विवेलेंट। इस केस हम लोग को देखना चाहिए कि अगर एक रे ऐसे जाए तो पहले काम करेगा लेंस का, यहाँ से होगा रिफ्लेक्ट, और जब बाहर आ रहा होगा तो फिर एक बार लेंस का काम करेगा, मतलब ओवरऑल 2 बार लेंस का काम करेगा और 1 बार मिरर का काम करेगा। तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, -1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 1 बाई एफ एल होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1 बाई फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ मिरर -1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये आ गया हम लोगों का अल्टीमेट फॉर्मूला। तो हो सकता है किसी बच्चे को ये कहानी याद हो तो उसको यहाँ से शुरू करना है, जिसको नहीं याद है वो इस तरीके से सोच के शुरू करेगा कि सिल्वरिंग के बाद जो लेंस होता है वो 2 बार लेंस का और 1 बार मिरर का काम करता है। तो चालू तो यहाँ से कर सकते थे। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट की बात करते हैं। भाई मिरर के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, r/2। r की वैल्यू इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी बाई 2 करेंगे, 2 चला गया ऊपर, समथिंग बाई इन्फिनिटी तो 0 ही होगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्लियरली 0 आ जाएगा, -2। इसके लिए फॉर्म लगा रहे हैं, 1 बाई एफ एल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एल बाई म्यू एम -1
1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। भाई हम R2 को क्या साइन सोचें, जब वो है ही इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी तो वैसे भी जीरो जाना, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, तो सब कट उड़ा जाएगा। ठीक है, एक बार हल्का फुल्का कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये तो जीरो हो ही गया है भाई, क्या लिखेंगे -2। यहाँ देखिए अगर ऊपर नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो पॉइंट खत्म, 3 से कट करेंगे, 3 बचे 15, 3 चौके 12, मतलब आ जाएगा कितना 5/4। एलसीएम ले लेंगे, 5 में से 4 चला गया तो 1, 1/4, और यहाँ क्लियरली कितना आ जाएगा 1/r। ठीक है ना, और किसके इक्वल चल रहा है ये, तो ये इक्वल चल रहा होगा किसके, 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और फोकल लेंथ ऑफ मिरर की बात कर दिया, क्या साफ साफ बता दिए हैं कि ये कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 0.2। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता है ना भाई, तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में काट देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्या आ गया आंसर हम लोगों का, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से दिखना चाहिए आंसर कि वो है 1/0.2 इज इक्वल्स टू, 2 से कटेगा 1/2, और r तो पहले से ही है, पलट देंगे अगर हम लोग तो 2r इज इक्वल्स टू 0.2, कट पिट कर देंगे, r का वैल्यू कितना है 0.1 मीटर, क्योंकि ये फोकल लेंथ हम लोग मीटर में ही पुट किए थे। ठीक है, तो 0.1 मीटर, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, उसका हम लोगों को टाइम पीरियड दे दिया गया, एम्पलीट्यूड दे दिया गया, डी और डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी जो है, कैपिटल जी डी जो है वो बता रहा है डिस्टेंस को, और जो स्मॉल डी है वो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट को, कितनी देर में, 12.5 सेकंड में। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी का रेशियो चाहिए। चालू करते हैं भाई। एक पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसके एसएचएम का हम लोगों को एम्पलीट्यूड दे दिया गया है, एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर, और जो टाइम पीरियड है वो दे दिया गया कितना, 2 सेकंड। अब चलते हैं हम लोग, कितनी देर में बात किए लोग, ये लोग बात किए 12.5 सेकंड में। अब इस 12.5 को ना हम लोगों को टाइम पीरियड की निगाह से देखना है ना, तो शुरुआत करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस में 0.5। 12 की बात करें तो 2 सेकंड में एक चक्कर, तो 12 मतलब 6 चक्कर हो जाएगा, 6 कंप्लीट ऑसिलेशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 6 × 2, और प्लस 0.5 की बात करें आधा सेकंड है, मतलब अगर हम उसको ठीक से देखें तो क्या ये 2 सेकंड का 1/4 हुआ कि नहीं भाई। 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है ना, एक का आधा, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 2 का 1/4 हुआ। ठीक है, और ये ओवरऑल सेकंड में चल रहा है, ध्यान देते हैं। 2 सेकंड का मतलब एक ऑसिलेशन, 6 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं। एक ऑसिलेशन कितना जाएगा, 4 ए जाता है क्या, इधर 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 इधर, तो ए गया, ए आया, फिर ए इधर, फिर ए इधर, मतलब एक ऑसिलेशन में 4 ए, तो 6 ऑसिलेशन में 6 × 4 है, और ए की वैल्यू तो 1 सेंटीमीटर, 6 × 4 प्लस 2/4। 2/4 का मतलब कि कहीं ना कहीं टाइम पीरियड का 1/4, और 1/4 टाइम पीरियड में तो वो मीन से एक्सट्रीम जाएगा, मतलब ए के बराबर और चलेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर और चल गया। और ये है टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल डी से। डी का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, स्मॉल डी की बात करते हैं भाई, 6 कंप्लीट ऑसिलेशन, तो घूम टहल के तो वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। फिर आखिरी जो t/4 सेकंड है उसमें वो मीन से एक्सट्रीम गया, तो a के बराबर चला, मतलब एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड तो 1 है, इसका मतलब कि स्मॉल d का जो वैल्यू है, स्मॉल d का जो वैल्यू है वो तो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। दोनों को कर दे डिवाइड अगर, तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की वैल्यू क्लियरली 25 आते हुए दिखनी चाहिए, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, a second satellite is launched into an orbit of radius this, the time period of the revolution of the second satellite is larger than the first one is approximately। ठीक है भाई, हम लोगों को पता है केपलर लॉ के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल था r के क्यूब के, तो t प्रोपोर्शनल होगा r की पावर 3/2 के, 1/1 चलते हैं ना। शुरुआत में टाइम ऑफ लाइट या टाइम पर जो भी है, टाइम पीरियड को हम लोग मान लेते हैं कितना t1, दूसरे वाले को हम लोग कितना मान लेते हैं t2। ध्यान देते हैं, पहली बार जो रेडियस है वो है r, दूसरी बार जो रेडियस है वो है 1.03 r, और इस पूरे की पावर कितना 3/2, r से r कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 बाई में t1, भाई t2 इधर, t1 इधर, नीचे ले आ रहा है, 1.03 उधर, 1.03 को क्या हम लोग 1 प्लस 0.03 बोल सकते हैं, और इस पूरे की पावर कितना, इस पूरे की पावर 3/2। अब ध्यान देने बात है, ध्यान देने बात है कि बायनोमियल थ्योरम क्लिक करना चाहिए था यहाँ पर, 1.03 से ही हमको क्लिक कर गया। और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये है भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी बेहतर होगी तो दिखने लगेगा। और यही सब, जैसे बच्चा बार बार हम लोग से कमेंट से पूछता है कि सर आप लोग को कैसे पता चल जा रहा है क्या बायनोमियल लगाना, तो दिख रहा था हमको दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है 0.03 वो 1 से बहुत बड़ा नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखें। अब दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन अगर कहीं लिखा हो तो हम लोग उसको लिख सकते हैं
1 प्लस एन एक्स, ऐसा कब हो सकता है? तब जब x बहुत छोटा होता है 1 से। हम तो कह रहे हैं माइनस लिखा हुआ तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस माइनस एक्स है, उसके पावर n है, अगर तो पावर को सीधा बना देते हैं कोएफिशिएंट। बस एक चीज चेक करेंगे कि जो 1 होना चाहिए वो x से बहुत, मतलब जो x होना चाहिए वो 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है भाई, पावर को बनाओ कोएफिशिएंट, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 3 जा 9, तो 0.09 बाई में 2 है ना। और किसके इक्वल चल रहा है? T2 बाई T1 प्लस में 1। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, T2 बाई T1 ही चल रहा है केवल ये, ठीक है। इधर घटाना पड़ेगा अब हमको पूरा। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या चाहिए इनको? इनको चाहिए कि द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सेकंड सैटेलाइट इज लार्जर देन द फर्स्ट वन अप्रॉक्सिमेटली बाई। परसेंटेज चेंज चाहिए। परसेंटेज चेंज क्या होता है भाई? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 0.09 बाई 2, इधर आके माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? T2 एलसीएम ले लेंगे तो T2 माइनस T1 बाई T1। और यही क्या फ्रैक्शनल चेंज है। अगर हम लोग बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लें, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यही बन जाएगा परसेंटेज चेंज। और हम लोग इस वाले फोकस करें अगर, तो कितना आ जाएगा भाई? 9/2, मतलब क्लियरली कितना आ जाएगा आंसर? 4.5% आ जाएगा। तो इतने से जो उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर ना? तो इसका मतलब किसका? ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं, यहां पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस 2 सेंटीमीटर। प्लेनो कॉन्वेक्स बोल रहे हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स तो एक सरफेस प्लेन, एक सरफेस कर्व, और जो कर्व है उसका रेडियस देगा कितना? 2 सेंटीमीटर। एक्सिबिट्स फोकल लेंथ ऑफ f1 इन एयर, अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विद फर्स्ट सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। एक और लेंस भी है हम लोगों के पास, अगेन प्लेनो कॉन्वेक्स है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा कितना? 3 सेंटीमीटर। हैज फोकल लेंथ f2 व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2। मतलब पहला वाला जो था वो तो एयर में है, तो एयर में मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 1। ये एक ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, तो ये 1.2 हो गया भाई। फिर इफ बोथ द लेंस आर मेड ऑफ सेम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इस वाले का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 1.5। ठीक, क्या बोला जा रहा है हम लोगों से? आर मेड ऑफ सेम ग्लास, ठीक है। ये द रेशियो ऑफ f1 एंड f2, अच्छा ठीक है। फोकल लेंथ निकालना है हम लोगों को और दोनों का ले लेना है रेशियो। शुरुआत करते हैं। फोकल लेंथ का भाई फॉर्मूला देख लेते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जैसे हम तो यही कहते हैं बच्चों से कि बच्चों ये याद रखना होता है फॉर्मूला भाई। जैसे कई बार बच्चा म्यू2 म्यू1 याद कर लेता है, ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। इस फॉर्मूले में देखते ही, याद रहते ही ये पता चल जाता है कि कहां पर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कहां पर मीडियम का है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा है भाई। बाकी अगर वो फॉर्मूले में बहुत कॉन्फिडेंस है कि नहीं म्यू2 म्यू1 हमको पता ही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो तो है ही सदाबहार फॉर्मूला। ठीक है, 1/f1 इज इक्वल्स टू म्यू एल बाई म्यू एम, तो 1.5/1, तो वो 1.5 रहेगा, में से 1 जाएगा तो 0.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी तो 0 होगा, तो लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। इस पे ध्यान देते हैं। 1/f2 इज इक्वल्स टू 1.5/1.2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/3। दोनों को कर देते हैं डिवाइड। f2 चला गया ऊपर, f1 है नीचे, तो f2/f1 इज इक्वल्स टू, इसको चलने दे रहे भाई हम लोग। 0.5 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 0.5 को हम लोग 1/2 ले सकते हैं। 1/2 1/2 तो 1/4 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कटा, अगर हम लोग इसको 3 से कट कर दे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5/4 आ रहा है ये। ठीक है ना? 5/4 का अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्लियरली सब्ट्रैक्शन के बाद कितना बचेगा? 1/4, और यहाँ 1/3 ऑलरेडी चल ही रहा है। 1/4 कटा, 3 चला गया ऊपर, तो आ गया 3। लेकिन प्रश्न हम लोग को क्या चाहिए? प्रश्न में हम लोगों को चाहिए f1/f2, तो पलट देंगे भाई। f1/f2 करेंगे तो 3 के बजाय जवाब क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू IA sin ओमेगा t प्लस IV cos ओमेगा t। द RMS करंट पूछा जा रहा है। RMS करंट, कई बार बच्चा खाली रटा ही रहता है कि सर RMS वैल्यूज हम रख लेते हैं I0/√2, A0/√2, ऐसे वैल्यूज रटना नहीं है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बात टीचर्स भी कई बार क्लास में बोलते हैं, बहुत आवश्यक है कि तुम अलग अलग फंक्शंस का निकाल के रखो आइडिया। और देखो आ गया प्रश्न, तो जरूरी नहीं कि केवल IA sin ओमेगा t ही पूछे या IB cos ओमेगा t ही पूछे, दोनों का सम का पूछ लिया। शुरुआत करते हैं कैसे करना था इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए कहानी ऐसे है कि भाई सबसे पहले आरएमएस को देखते हैं। क्या करना होगा? पढ़ते ऐसे हैं, ऑपरेट पीछे से करते हैं। तो पहले करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा? आई का स्क्वायर क्या आएगा भाई? आई ए स्क्वायर, होल स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 आई ए आई बी
साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यहां तक की कहानी है, ठीक है ना। स्क्वायर कर दिया, अब लेंगे मीन। जैसे हम लोग मीन लेंगे, मीन एवरेज जो भी बोला जाए, एवरेज लेंगे तो जो भी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर, आई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर हो चाहे कॉस स्क्वायर हो, चाहे फुल साइकिल हो चाहे हाफ साइकिल हो, एवरेज आता है 1/2, तो 1/2 ये याद रखना है भाई। आई बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर कर दी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी चाहे फुल साइकिल हो चाहे हाफ साइकिल हो, एवरेज आएगा 1/2 प्लस 2 आई ए आई बी। अब ये कहानी थोड़ा अलग है। साइन ओमेगा टी अगर है हाफ साइकिल तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अगर है फुल साइकिल तो जीरो। कॉस है, कॉस थीटा हो चाहे साइन थीटा हो, साइन थीटा में हम लोग को फुल साइकिल के जीरो मिलेगा, कॉस थीटा होगा तो भी फुल साइकिल में जीरो मिलेगा। कॉस तो इतना गजब है भाई कि इसका तो हाफ साइकिल के लिए भी जीरो हो जाएगा, तो हाफ साइकिल का करेंगे तो ये जीरो, फुल साइकिल का करेंगे तब तो दोनों ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे हाफ के लिए करे चाहे फुल के लिए करे, इसका एवरेज जीरो ही दे देगा, तो जीरो जीरो इंटू समथिंग खत्म कर देंगे। तो क्या बचा, यहां से मिला कि भैया जो आई स्क्वायर का एवरेज है वो क्लियरली क्या आ जाएगा, आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है ही, और ये तो जीरो ही हो गया। स्क्वायर कर दिए, मीन कर दिया, अब लगा देंगे रूट, तो ये लगा दिए रूट, ये लगा दिए रूट, और ये आ गया हम लोग का कौन सा वैल्यू, आई का आरएमएस वैल्यू, और ये आ गया आंसर। कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, तो इस तरह की कहानी है। बाकी एक और तरीका भी है, जैसे जो स्टैंडर्ड है भाई कैसे निकालते हैं आरएमएस, तो हमेशा एकदम स्टैंडर्ड तो है ही क्या कि भैया अगर आरएमएस निकालना होगा कभी भी तो आई का स्क्वायर करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे dt के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, और यही तो एवरेज होगा। अब फिर क्या लगा देंगे, फिर लगा देंगे हम लोग रूट, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो स्क्वायर करेंगे, मीन किए हैं, रूट लगा देंगे तो भी एक तरीका है। तो ये भी एक तरीका तो है सही, लेकिन फिर भी हमेशा हम लोग अपने बेसिक्स में ही नहीं, कुछ कुछ ऐसे जुगाड़ भी रहेगा, तो ध्यान रखना है भाई। जैसे अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करने ही बैठ गए होते तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर का करना है, कॉस स्क्वायर का करना होता। तो कुछ रिजल्ट है जो ख्याल रखना, ये मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के रिजल्ट तो वहां के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से चलेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भाई रिपीट हो गया अगेन, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। An electron of mass m with an initial velocity this enter an electric field this, if the initial de Broglie wavelength is this, the value after time t would be। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन का मास m दे दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया, उसका कितना v नॉट। तो शुरुआत का अगर हम लोग लैम्डा देखें तो वो कितना होगा, तब तो वो h बाई एम वी नॉट होगा, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यही होता है h अपॉन p, p मतलब mv, मोमेंटम है वो। वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी इधर की ओर, वी नॉट, ठीक है ना, आई क्या। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वो किधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो है जेड के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव जेड में, हम लोग मान लेते हैं कि ये राम लोग का जेड ना, तो इधर की ओर जेड कर दे रहे हैं, इधर की ओर एक्स एक्सिस कर दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट लगता है, तो फोर्स लग जाएगा इधर, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, और ये हो जाएगा फोर्स, और फोर्स किसके इक्वल, फोर्स को हम लोग लिख लेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। तो अगर हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन पर ध्यान देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, E नॉट डिवाइडेड बाई m, क्लियरली वो यहाँ से दिख भी रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। अगर हम लोग इसका वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी इन जेड, इनिशियल वेलोसिटी जेड के लॉन्ग तो है ही नहीं भाई, तो क्या लिखना है हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा रहे हैं ना, तो u जीरो, a की वैल्यू कितनी, e नॉट बाई में m इंटू में t, x के लॉन्ग तो वेलोसिटी वही रहा भाई। तो अगर हम लोग नेट वेलोसिटी की बात करें तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बोले अंडर रूट में, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो डायरेक्ट नहीं जुड़ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, वी नॉट स्क्वायर अब प्लस ई नॉट टी बाई एम, इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। अब अगर हम लोग नया वाला लैम्डा देखें, ये सब हटा रहे हैं, अब अगर हम लोग नया वाला लैम्डा कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम, नई वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर जबरदस्ती कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू एच बाई वी नॉट का स्क्वायर कॉमन लेंगे, लेकिन रूट से जब बाहर जाएगा तब तो वो वी नॉट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एम वी नॉट अंडर रूट में कितना, 1 प्लस ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर। और इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टर्म तो पुराना वाला लैम्डा नॉट है ही सही, तो लैम्डा नॉट,
तो नया लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट बाई अंडर रूट में 1 प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। और इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाज मेड विथ टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स, दो रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका लेंथ दे दिया गया, रेक्टेंगुलर प्लेट का लेंथ है कितना 3 सेंटीमीटर और जो विड्थ दे दिया गया वो है 1 सेंटीमीटर। क्लियर ना। फिर बोला गया कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो दे देगा कितना 3 माइक्रोमीटर। अगर हम लोग कैपेसिटेंस के फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो 3 और डी की बात करेंगे तो 3, कट पिट कर देंगे तो ये आंसर आएगा कितना एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोग कुछ भी नहीं कन्वर्ट किए, कोई भी यूनिट नहीं, क्योंकि दिख रहा है कि सारे में हर जगह जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। जैसे लेंथ ब्रेड्थ का यूनिट सेंटीमीटर में ही है और जो डी का यूनिट है वो माइक्रोमीटर में है, तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द वेज टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 10। बोला जा रहा है कि कितने किसमें ऐसा हो सकता है कि जो कैपेसिटेंस है वो 10 टाइम्स बढ़ जाए। तो अगर हम लोग इस वाले आर्टिकल के हिसाब से चलना शुरू करें तो देखते हैं 1 बाय 1 सारे ऑप्शन में चीज हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चालू करते हैं ना, ये था एप्सिलॉन नॉट। ठीक, पहले वाले की बात करते हैं। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, नया वाला निकाल रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट ए की जगह पर लेंथ इनटू विड्थ कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 1। तो ये तो जो आ रहा है वो 30 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन आ रहा है ना, ये तो 30 गुना हो गया। हम लोगों को कितने टाइम्स चाहिए, हम लोगों को तो 10 टाइम्स चाहिए। क्लियर ना। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ रहे हैं, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, मतलब बी की बात कर रहे हैं। ये जो हम लोग बात कर रहे थे वो था ए। ठीक, सी की बात करें, सी डबल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब 3 डिवाइडेड बाय डी की जगह पे 30, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय 10। ये 10 फैक्टर से तो चेंज हुआ है लेकिन बढ़ा नहीं, घट गया है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को तो इंक्रीज करना है, तो बी भी नहीं है। सी की बात करते हैं, सी ट्रिपल डैश की बात कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट ए की जगह पर कितना हो जाएगा, ए की जगह पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब 30 डिवाइडेड बाय 3, कट कर देंगे तो 10 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये तो इसका 10 टाइम्स हो ही गया। ठीक है, तो सी ठीक है, बी नहीं ठीक था, ए नहीं ठीक था। ठीक है, डी की भी बात कर लेते हैं एक बार। डी वाले में C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, ए की बात करेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो बनाएगा, डिवाइडेड बाई डी की बात करेंगे तो 10, ये तो एप्सिलॉन नॉट बाई 10 आ रहा है, 10 टाइम से घट गया है ये, तो डी तो नहीं। ई की भी बात लगे हाथ कर ही ले रहे हैं, यहाँ कहीं कर लेते हैं ई की बात। ई क्या है भाई कि एप्सिलॉन नॉट ए की जगह पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे, 5 टू जा 10 डिवाइडेड बाई 1, तो क्लियरली ये वैल्यू कितना आ रहा है 10 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसका तो 10 टाइम्स ये हो ही गया है, ये 10 टाइम्स हो गया, तो ई ठीक है। तो कौन कौन सा ठीक है, इसका कौन कौन सा ठीक है, सी ठीक है और ई ठीक है। तो सी एंड ई ओनली, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ फोर्स F is equals to alpha plus beta x square, x on an object in the x direction, the work done by the force is 5 joule when the object is displaced by 1 meter। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया, वर्क डन दे दिया गया। भाई चूंकि फोर्स वेरिएबल है, दिख रहा है साफ साफ, x बदलने पर है बदल जाएगा। वेरिएबल फोर्स के केस हम लोग क्या लगा सकते हैं, इंटीग्रल f dx। f की बात करें तो कितना है अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा dx, कहां से कहां तक 0 से 1 तक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात किए हैं 1 मीटर बोला गया। क्लियर, अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा एज अ कांस्टेंट, कुछ नहीं बचेगा अंदर, तो वही आ जाएगा जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x, कहां से कहां तक 0 से 1 तक, प्लस बीटा एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब बाई में 3, कहां से कहां तक, आ जाएगा 0 से 1 तक। तो ये अल्फा अपर माइनस लोअर प्लस बीटा अपर की बात करेंगे तो 1/3 माइनस लोअर कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया वर्क डन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन की वैल्यू कितनी दी गई है, वो दिया गया हम लोगों को 5 जूल। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 5 इज इक्वल्स टू अल्फा कितना है, अल्फा है 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बीटा बाई 3, तो जो बीटा का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा 12, तो बीटा का वैल्यू 12, मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। लिखा हुआ है एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर। अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ते हैं भाई। प्रेशर टेम्परेचर के साथ लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब P प्रोपोर्शनल टू T है। अगर हम लोग इस बात पे ध्यान सोचें, भाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो अगर हम लोग इस वाले आर्टिकल पर ध्यान से देखें तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो P प्रोपोर्शनल टू T से हम लोगों को सोच लेना था कि जो इसका वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस 0, बिल्कुल सही लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंटीग्रल P dV,
जब वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है द हीट एडेड टू द गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। भाई हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है, क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डब्ल्यू का वैल्यू तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या मिला हम लोगों को, डेल्टा क्यू किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है। डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू के, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ द हीट एडेड टू द गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, जबकि गलत है ये। जो हीट में एक्सचेंज है वो तो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर है ना, ये तो बोल रहा है कि डिफरेंट है, गलत बोल रहा है ये भाई। ए ठीक है, बी गलत हो गया। आगे बढ़ रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज, गलत है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ये भी गलत हो गया। फिर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज, इसको पढ़ते हैं एक बार, यहाँ ध्यान देते हैं, द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है दोनों दूसरे के साथ, क्वेश्चन में बोला गया है। P बढ़ रहा है, T बढ़ रहा है, और अगर T बढ़ेगा, भाई डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U का फॉर्मूला होता है N CV डेल्टा T। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्लियरली T फाइनल ज्यादा होगा और T इनिशियल कम होगा, और अगर ऐसा होगा तो डेल्टा T पॉजिटिव, मतलब डेल्टा U भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ ही रहा होगा, कंफर्म है ये बात, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज का चेंज अगर पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्लियरली वो चीज बढ़ ही तो रहा होगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, ये भी सही लिखा हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। आइसोबेरिक, आइसोबेरिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और एडियाबैटिक का मतलब हीट कांस्टेंट होता है। तो आइसोकोरिक है, इसका मतलब कंफर्म है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है भाई। तो ये ठीक लिखा हुआ है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। तो क्या क्या ठीक है इसमें, इसका मतलब कि ए सही है, डी और ई, ए डी और ई, इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं, इसको पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ है स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए 1 मीटर इज हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज q 1 कूलम, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन इज दिस वेयर द वैल्यू ऑफ p इज। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसका वैल्यू a दिया गया था ना, a/2 दिया गया था, a/2, इसका वैल्यू क्वेश्चन में a/2 दिया गया है, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। p की वैल्यू पूछ रहे हैं हम लोगों को, क्या चाहिए हम लोगों को, शेडेड रीजन से चाहिए, शेडेड रीजन से। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन थोड़ा सा कहानी कठिन कर दिए हैं। अगर किसी को ठीक से याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी, तो ये तो एनसीईआरटी में एग्जांपल के तौर पर भी है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक प्लेट था, उससे 5 सेंटीमीटर दूर एक चार्ज रखे थे, एनसीईआरटी फिगर ऐसे बना हुआ, ठीक है। तो है तो वही क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी और बदलना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं भाई, अगर हम लोग इसको a/2 डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर, a/2 पर, a/2 पर, a/2 पर, ऐसे कुल 6 प्लेट रख दें, तो 6 के 6 सरफेसेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, अब क्या हुआ कि ये इस सरफेस को हम लोग देख पा रहे हैं कि कुल 4 पार्ट में ब्रेक किया गया है, 4 पार्ट में, ये ऐसे 4 पार्ट में पहले तो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 4 पार्ट में ब्रेक करें तो एक पार्ट से कितना, एक पार्ट से जो आएगा वो आ जाएगा कितना, q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, q बाई 24, एक पार्ट से ना, तो कोई भी एक पार्ट की बात कर रहे हैं उससे। फिर ये दिख रहा है ये कि ये वाला जो पोर्शन है, ये उस एक पार्ट को भी 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है, इसका मतलब कि उसका भी आधा करना पड़ेगा। तो q बाई 24 एप्सिलॉन तो है ही, उसका भी आधा करना पड़ेगा। क्लियर ना। अब सोचना शुरू करते हैं, इसका मतलब कि जो एक और जो छोटा वाला पार्ट है उससे कितना निकला था, q बाई 48 एप्सिलॉन। अब सोचना शुरू करते हैं, तो शेडेड रीजन देखते हैं एक बार, एक तो ये, तो कितना जाएगा q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। फिर एक बार ये वाला रीजन, तो अगेन q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। फिर एक बार ये वाला रीजन, और ये रीजन तो इतने ही के बराबर फ्लक्स रखेगा, जितना इसमें फ्लक्स था उतना ही तो इसमें होगा, और कितना होगा, q बाई 48 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम लोग 48 एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में ले लें, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2q, यहाँ आ जाएगा 2q, और यहाँ आ जाएगा q, जुड़ जाएगा ये, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ रहा है 5q बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर करें अगर हम लोग, तो क्या लिखा हुआ है, q की वैल्यू कितनी, q की वैल्यू 1, तो कितना आ रहा है, ये आएगा 5 बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू क्या दिया गया, 5 बाई p एप्सिलॉन नॉट। तो क्लियरली दिख रहा है कि p की जगह पे कितना आ जाएगा, p की जगह पे आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज दिस, if the pitch is increased by 75%, number of divisions on the circular scale is reduced by 50%, then the new least count is। सबसे पहले अगर हम लोग लीस्ट काउंट पर चलें, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय
जितने भी सर्कुलर डिवीजन उसके करस्पॉन्डिंग, तो कितने डिवीजन है, तो मान लेते हैं सी है, ठीक है। इसकी वैल्यू शुरू में कितना है, इसका है 0.01 mm, फिर बाद में देखते हैं। नया वाला लिस्ट काउंट डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोला गया है कि जो पिच है उसको इंक्रीज कर देगा 75%, तो मतलब जो है वो तो है ही 3p/4 हो जाएगा। फिर हम लोग बोलेंगे क्या कि जो सर्कुलर स्केल को रिड्यूस कर दिया गया है 50%, मतलब c माइनस c/2 भाई 50% 3/4 50% 1/2 होता है, और जो 75% होता है वो तो 3/4 होता है। तो 3/4 से बढ़ाए हैं, बोला गया 75% से इंक्रीज हो रहा है और 50% से डिक्रीज हो रहा है, तो 50% मतलब 1/2 घटा दिए। यहाँ कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जा रहा है 7p/4 डिवाइडेड बाई c/2, 2 चला गया ऊपर, डिवाइडेड बाई 4 इंटू सी, 2 से कट कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 7/2, और p/c का वैल्यू पहले से 0.01 mm है, ठीक है ना। 0.01 का मतलब 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि 3.5 इंटू 10 की पावर -2 mm, और इसको क्या लिख सकते हैं 35 इंटू 1 -1 और बढ़ जाएगा, तो 10 की पावर -3 में क्या आ जाएगा mm। तो क्लियरली अगर हम लोग कंपेयर कर ले तो जो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का जगह है, यहाँ क्या हम लोग भर सकते हैं, ये भर सकते हैं 35। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज बेंड टू फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक वायर था जिसका जो रेजिस्टेंस है, अगर हम इसके रेजिस्टेंस आपसे देखेंगे तो रेजिस्टेंस जैसा कुछ, तो ये 9 ओम हो गया, ठीक है। इस पूरे वायर का ना, पूरे वायर का रेजिस्टेंस ऐसे कुछ था, ठीक है। तो मतलब उसको रिप्रेजेंटेटिव ऐसे 9 ओम बना सकते हैं। फिर क्या बोला गया कि उस वायर को बेंड किया गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में। तो यहाँ पर भाई पूरा लेंथ अगर मानते हैं कि पूरा लेंथ l था, तो यहाँ पे कितना l/3 और l/3 बचेगा। भाई r इज इक्वल्स टू रो l/a होता है, तो हम लोगों को साफ साफ दिखना चाहिए कि जैसे जैसे लेंथ बदलेगा उसी तरह से रेजिस्टेंस बदलेगा जब तक कि एरिया फिक्स हो। तो अगर हम लोग लेंथ को 1/3 कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ एक रेजिस्टर, यहाँ एक रेजिस्टर और यहाँ एक रेजिस्टर है, और सबका रेजिस्टेंस 1/3 मतलब 3 ओम 3 ओम और 3 ओम आ जाएगा। फिर हम लोग आगे देखें अगर, तो क्या पूछा गया, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू वर्टिसेस। कोई भी दो वर्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ और यहाँ, इसके बीच में अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, 3 6 और 6 3 किस में पैरेलल में R1 R2 बाई R1 प्लस R2 लगा लेंगे, तो 6 3 जा 18 बाई में 9, क्लियरली ये जो जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 2 ओम। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ करंट ऑफ 5 एम्पीयर एग्जिस्ट इन ए स्क्वायर लूप। एक स्क्वायर टाइप का लूप है, उस स्क्वायर टाइप के लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 5 एम्पीयर, ठीक। फिर क्या बोला जा रहा है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1/√2 मीटर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1/√2 मीटर, इसका साइड दे दिया गया है 1/√2 मीटर। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं ये साइड कितना दिया हुआ है 1/√2 मीटर। क्लियर है, आगे बढ़े अगर, तो लिखा हुआ देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप विल बी दिस वेयर द वैल्यू ऑफ पी इज पूछा जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, तो हम लोग को देखना चाहिए कि भाई इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, इस वाले की वजह से भी इनवर्ड और इस वाले की वजह से भी इनवर्ड, मतलब सबकी वजह से जब इनवर्ड ही है तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं, 4 टाइम्स कर लेंगे, जवाब आ जाएगा। भाई हम लोगों को पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, स्ट्रेट वायर की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, एक तरफ का एंगल है θ1, दूसरी तरफ का एंगल है θ2, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है μ0 I डिवाइडेड बाई 4πd sin θ1 प्लस sin θ2। क्लियर ना। तो अब हम लोग को ध्यान से देखना है, डिस्टेंस d की बात करते हैं पहले, तो ये तो साइड का आधा हो जाएगा, साइड कितना है 1/√2, उसका हाफ करने वाले हैं। पहले एक की वजह से हम लोग अच्छे से कैलकुलेट करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड μ0, करंट की बात करें कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4π, डी की जगह पे बात करेंगे तो इसका भी आधा, तो 1/√2 और उसका हाफ करेंगे तो 2 और, ठीक है। फिर sin θ1 प्लस sin θ2, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 45 होगा, तो पक्के से ये भी 45 और ये भी 45, तो क्या लिख लेंगे sin 45 प्लस sin 45, sin 45 वैल्यू 1/√2, 1/√2 एक बार और जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 2/√2। क्लियर ना, इसको देखेंगे अगर तो μ0 5 2√2 डिवाइडेड बाई 4π इंटू में 2/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 2 को लिख सकते हैं √2 एक √2 कटेगा तो एक √2 बचेगा, √2 2 2 जा 4, ये पूरा 4 से कट जाएगा। तो ये जो जवाब आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 μ0 अपॉन में पाई, लेकिन ये तो एक साइड की वजह से था ना, एक साइड की वजह से था ना, ऐसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 μ0 अपॉन में पाई, रखते हैं वैल्यू 20/π,
म्यू नॉट की वैल्यू दी तो नहीं, अच्छा दी गई, गुड। तो हम लोगों को याद होना चाहिए वैसे तो, लेकिन दे दिया है। पाई से पाई कट जाएगा और हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 80 इंटू में 10 की पावर -7, यहाँ आ रहा है कितना 8 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला आ जाएगा। 8 इंटू 10 की पावर -6 मतलब क्लियरली जो पी का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है। द टोटल हीट एडेड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। E1 बाय E2 की वैल्यू पूछ रहे हैं, देखते हैं भाई। सबसे पहले हीट की बात करें तो उसको बोले हैं E1, तो डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा U कहीं ना कहीं इनको चाहिए भाई। अगर कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस में तो डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T डिवाइडेड बाई NCP डेल्टा T हो जाएगा। अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, CP बाई CV। और CP बाई CV तो गामा ही ना होता है, और गामा की बात करें तो गामा क्या होता है, गामा होता है 1 + 2/f। या तो फिर हम लोग ध्यान रखें कि भाई मोनोटॉमिक गैस है, तो मोनोटॉमिक गैस का गामा जो होता है वो सीधा 5/3 होता है। या अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह पुट कर दे 3, क्योंकि मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, पुट करेंगे तो वैल्यू वैसे भी कितना दिख रहा है, ये 5/3 दिख रहा है। क्लियर। अब इसका रेशियो दिया हुआ है x/9, तो अगर हम लोग यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। कंपेयर करेंगे तो जो x का वैल्यू वो क्लियरली कितना दिखेगा, वो दिख जाएगा 15। क्लियर ना। तो ये था हम लोगों के 24 जनवरी 2025 का जो क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसके फिजिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। क्लियर ना, थैंक यू।